वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने अपना एग्रीगेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो आज हमारा जो एग्रीगेट का कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीविंग के बारे में। सीविंग, ठीक है। तो पहले मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको सीविंग का दे देता हूँ, फिर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ब्लैक बोर्ड पे, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, सीविंग नाम ही बता रहा है कि उसको सीव करना। तो जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल ऑफ एग्रीगेट है हमारे पास। सैंपल ऑफ एग्रीगेट, उसमें कई सारे एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक। कई साइजेस के एग्रीगेट होते हैं, कई साइज के होते हैं, कई शेप के होते हैं। तो सीविंग का मतलब आप सीधे से मतलब इसमें से चालना। जैसे आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका, हम जो हर हर हम और आप दोनों लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि घर में जो हमारा आटा होता है उसको हम चलनी से छानते हैं, ठीक है। चलनी से छानते हैं तो कुछ पार्ट जो आपका होता है आटे वाला फ्रेश पार्ट वो नीचे आ जाता है, और जो उसके आप कह सकते हैं कि रेसिड्यू पार्ट जो बचते हैं जिसको हम लोग नहीं यूज करते वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, ठीक। तो उसी तरह सीविंग में ये मान लीजिए कि कई सारे शेप्स के, कई सारे साइजेस के आपके एग्रीगेट्स हैं, ठीक। फिर इसको हमारे डिफरेंट तरीके से हमारे पास सीविंग चलनी होती है, ठीक है। 80 mm की, 40 mm की एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं। तो कुछ चलनियों के एक साइजेस होते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि टॉप से लेकर बॉटम तक 4-5 तरीके की हमारे पास साइज है, ठीक है। मान लेते हैं 4-5 तरह की साइजेस हैं। तो जब हम ऊपर उसमें एग्रीगेट डालेंगे और उसको सीव करेंगे तो क्या होगा, जो टॉप वाली होगी, जो छनने वाला वो नीचे छनता जाएगा, ठीक। और जो रिटेन करने वाला होगा उस पर रिटेन कर ले, यानी जो चलनी की साइज होती है, साइज से जो पास होने का वो पास हो जाएगा, और जो उससे बड़ी साइज का होगा वो रिटेन कर जाएगा। तो ऊपर से जो 1 से लेकर 5 तक हम जो लगाएंगे अपना सीव वो, तो अलग अलग साइजेस के होते हैं वो, ठीक। जब हम लगा लेते हैं तो जब उसको कुछ देर तक हम सीविंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट पर्टिकुलर जगह इकट्ठा हो जाता है। समझ गए, एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट पर्टिकुलर जगह इकट्ठा हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई 4.75 mm की सीव है, ठीक है, और हम एग्रीगेट को हमने डाला, तो 4.75 mm से जो नीचे की साइजेस होंगी वो नीचे चली जाएंगी, और जो उसके ऊपर की साइज होगी उस पर रुक जाएगी, ठीक। तो जब रुक जाएगी और एक नीचे चली जाएगी, तो हम देखेंगे सीविंग के बाद एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट एक साथ है, एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट एक साथ है, और एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट एक साथ है। तो उसी की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, देखिए, दिस इज द नेम सीविंग गिव्स द ऑपरेशन। ये नेम ही ऑपरेशन का नाम होता है, गिव्स द ऑपरेशन। हाँ, ये वो बॉडी वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज अ ऑपरेशन, एक प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग ए सैंपल एग्रीगेट। ए सैंपल एग्रीगेट यानी हम सैंपल ऑफ एग्रीगेट लेंगे। मानिए यहाँ पे हमने सैंपल लिया, इसमें इतना बड़ा एग्रीगेट भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, ये भी है, ऐसे कई तरह कई साइजेस के एग्रीगेट हैं, ठीक है। एक एग्जांपल में मैंने आपको a sample of aggregate into various fractions and each consisting a particle of same size। मैंने बताया ना कि जब छनता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई पार्टिकल छनेगा नहीं, तो वो हमारा लास्ट सीविंग होगा। और जब हम पांचों चलनियों को देखेंगे तो हर उस पे जो रिटेन्ड होगा वो एक साइज का आपका मटेरियल होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीविंग का एक बेसिक डेफिनेशन सीविंग की ये है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, सीविंग। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सीविंग के बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे, या एग्रीगेट या कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में हम कौन कौन से साइज के एग्रीगेट यूज करते हैं वो भी बताएंगे। सीविंग कितने तरीके से की जाती है वैसे बताएंगे आपको। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको सीविंग के साथ कल भी दिया था, आज उसको हम थोड़ा फिर से बताएंगे, ठीक है। क्या होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि कौन, इसके नीचे 2-3 चीजें और लिख लीजिए, लिख लीजिए। द एग्रीगेट यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट, द एग्रीगेट used for making concrete, the aggregate used for making concrete normally of the maximum size, normally of the maximum size क्या हो सकता है, 80 mm, 40 mm,
20 mm। ये क्या होता है, मैक्सिमम नॉर्मली साइज होता है 20 mm, ठीक है। 2.36 mm, 4.6 mm, 2.36 mm, so this is 4.75 mm, 2.3 mm, 600 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, जो लास्ट में हमारा होता है 150 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट के साइजेस होते हैं जो हमने कंक्रीट में यूज करते हैं, ये भी हमको नॉर्मली जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक चीज और पता होगी, 80 mm से लेकर 4.75 mm तक के जो एग्रीगेट आते हैं, हमने पहले ही बता रखा आपको क्या होते हैं, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और जो 4.75 mm से लेस देन होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। 4.75 इसमें क्या है, कॉमन है। 4.75 इसमें कॉमन है, वो कोर्स में भी चला जाता है और फाइन में भी आ जाता है, ठीक है। 4.75 इसमें कॉमन है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सीविंग के बारे में, ठीक है। अब सीविंग कितने तरीके से की जाती है, तो सीविंग इज डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इसको मैं रफ करूं, आपको रफ करूं, फिर हम आगे चलते हैं। सीविंग कितने तरीके से की जाती है, सीविंग कैसे करते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो सीविंग आपकी दो तरीके से की जाती है, ठीक। फर्स्ट इज मैनुअल और सेकंड इज मैकेनिकली या मैकेनिकली। मैनुअल का मतलब कि हम लोग हाथों से करते हैं, ठीक है, सेल्फ करते हैं। और मैकेनिकल का मतलब कि यहाँ पे मशीन इन्वॉल्व हो जा रही है, ठीक है। अब उसमें कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमको पहले सीविंग जो देखना है वो किससे देखना है, मैनुअल मेथड से देखना है। मैनुअल में होता क्या है, तो एक डेफिनेशन मैंने लिखी, उसको हम फिर देख लेते हैं, फिर समझते हैं। मैंने क्या लिखा है कि इन मैनुअल ऑपरेशन सीव इज सेकंड। मैनुअल ऑपरेशन क्या करते हैं, सीव को शेक करते हैं, ठीक है। कई साइजेस की सीव लगी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेक करते हैं, ठीक। शेक गिविंग मूवमेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जितना पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें शेकिंग हो जाती है, ताकि जो सारे पार्टिकल्स उनको मौका मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पार्टिकल हो जो किनारे की तरफ है और उसको मौका नहीं मिल रहा है सीव होने का, नहीं। तो इतना ऐसे शेकिंग करते हैं कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो, शेकिंग हो, ठीक। ताकि हर पार्टिकल्स को मौका मिले कि अगर उसको सीव होके नीचे जाना है तो वो नीचे चला जाए, बाकी का जो हायर पार्टिकल्स है वो क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए। अब बात यह आती है कि कब तक उसको करना होता है। हम उसको तब तक इस ऑपरेशन को करते हैं जब तक कि नो सीव इज पासिंग थ्रू इट, मतलब कि जो पांचों तरह के या चार तरह की जो भी सीविंग मशीन लगी हुई है, सीव करने वाली छानने वाली जो लगी हुई है, उसमें कोई भी पार्टिकल पास ना करे, तब तक उसको हम क्या करते हैं, शेक करते हैं। और ऐसा शेक करते हैं कि सब पॉसिबल डायरेक्शन में वो शेक हो, ठीक है। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इन मैनुअल ऑपरेशन sieve is shaken giving movement in all the possible direction to give chance, सारे पार्टिकल्स क्या करें, to give chance to all the particles to passing through it, ठीक, passing through it, फिर full stop। ऑपरेशन should be continue, कब तक कंटिन्यू करना है, till such time that almost no particle is passing through it, तब तक हमको करना है जब तक कि कोई पार्टिकल उससे पास करना बंद ना कर दे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअल सीविंग।
मैनुअल सीविंग में ऐसे करते हैं, शेकिंग से करते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात आती है मैकेनिकल की, जो अगला पार्ट है हमारा मैकेनिकल सीविंग, तो आपको पता है कि जहां मैकेनिकल वर्ड लग गया वहां मशीन का पार्ट आ गया। इसमें क्या आ गया? मशीन का पार्ट आ गया। सेम प्रोसीजर उसमें भी होता है, बस इसमें हम खुद से करते हैं और उसमें हम मशीन के द्वारा करते हैं। तो मशीन से जब करते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी और इफिशियंट हो जाती हैं, जो पॉइंट ऑफ एरर की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपके प्रैक्टिकल वर्क में बोला गया कि आप सीव करिए इसको और सही से सीविंग करके एक पार्टिकल को एक साथ रखिए, पर आपने क्या किया? आप गए 2 मिनट तक इसको सेक किया आपने, फिर आपने बोला अब बहुत हो गया, चलो पार्टिकल्स हो गए। लेकिन जनरली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऊपर रह गए जिनको सीव होना था। तो इसीलिए इन दोनों मेथड्स में यही एक बेसिक डिफरेंस है, प्रोसीजर एकदम सेम है, बस वहां पे मशीन इन्वॉल्व हो जाती है। और जो मैनुअल हो, जो मैकेनिकली होता है उसमें मशीन, आपने कई तरह की सीव्स को डाल दिया ऊपर, ठीक, 3-4 आपके सीव्स लगे हुए हैं, आपने मशीन को ऑन कर दिया, वो शेक करता जाएगा। वो एक टाइम तक ऐसा शेक करेगा कि सारे पार्टिकल्स, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है उसमें सारे पार्टिकल्स शेक करके और हो जाएंगे। तो बस उसमें पॉइंट ऑफ एरर, मतलब एरर की संभावना मैकेनिकल में कम होती है और इसमें थोड़ी सी रहती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी रहती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीविंग। मैनुअल ये हो गया, और मैकेनिकल में भी लगभग यही प्रोसेस होता है, बस उसमें मशीन आ जाती है और ये से मैनुअल से थोड़ा सा क्या होता है, इफिशियंट होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब सीविंग के साथ एक टर्म और जुड़ जाता है, फाइननेस मॉडुलस। शायद आप लोगों ने सुना होगा फाइननेस मॉडुलस। तो व्हाट इज फाइननेस मॉडुलस? क्योंकि वो इट इज रिलेटेड टू सीविंग। क्योंकि सीविंग क्या है, एक तरीके से क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एक सैंपल ऑफ एग्रीगेट है, तो सीविंग के द्वारा क्या करते हैं हम, एक सैंपल ऑफ एग्रीगेट को अलग अलग साइज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये 4.75 mm का साइज है, ये 2 mm का साइज है, ये 150 माइक्रोन का है, ये 600 माइक्रोन का है, उसमें हम उसको अलग कर देते हैं। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है फाइननेस मॉडुलस, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फाइननेस मॉडुलस पढ़ते हैं। माइक्रोन तक होता है ना सीव, ठीक है। तो अगला जो हमारा पढ़ना है फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, तो मैंने एक उसकी डेफिनेशन लिखी है ब्लैक बोर्ड पे, फिर इसको देख लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको समझाता हूँ। तो दिस इज फाइननेस मॉडुलस, इट इज एन एम्पिरिकल फैक्टर, इट इज एन एम्पिरिकल फैक्टर ऑब्टेन्ड बाय द, ऑब्टेन्ड कैसे मिलता है एम्पिरिकल फैक्टर? ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट, adding of cumulative percentage of aggregate retained on each of the standard sieve ranging from 80 mm to 150 micron and dividing by a number of 100। मतलब क्या है कि हम उन सारे एग्रीगेट जो रिटेन्ड होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड सीव रेंज कहां से कहां करती है, 80 mm से लेकर 150 mm माइक्रोन तक, जो भी रिटेन्ड मटेरियल होता है, जो भी रिटेन्ड मटेरियल होता है, उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय आर्बिट्ररी नंबर 100, देन वी फाइंड फाइननेस मॉडुलस, देन वी फाइंड फाइननेस मॉडुलस। क्लियर? तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज एन एम्पिरिकल फैक्टर ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड, जो एग्रीगेट रिटेन्ड होता है, जैसे 5 तरह की चलनियां लगी हैं, जो ऊपर रिटेन्ड है, जो उस पे रिटेन्ड है। जैसे मैं, फिगर तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि एक चलनी ये लगी है आपकी, ठीक, एक चलनी ये लगी है, सबके साइजेस मान लीजिए अलग अलग हैं, साइज सबके एक नहीं है, ठीक है। इस पे कुछ मैटर रिटेन्ड हुआ, ठीक, इस पे कुछ रिटेन्ड हुआ, इस पे कुछ रिटेन्ड हुआ, इस पे कुछ रिटेन्ड हुआ, ठीक। तो जो रिटेन्ड मटेरियल है उसको क्या करना है, क्यूमुलेटिव जोड़ लेना है, एंड डिवाइडेड बाय आर्बिट्ररी नंबर 100, एंड देन वी फाइंड द फाइननेस मॉडुलस, ठीक है, फाइननेस मॉडुलस। अब फाइननेस मॉडुलस के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर फाइननेस मॉडुलस किसी मटेरियल का ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फाइननेस मॉडुलस किसी का कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइननेस मॉडुलस का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखने जाएंगे। अभी तो हमने सिंपल से डेफिनेशन को देखा, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको रब करके फिर इसके ऑब्जेक्टिव को बताता हूं कि फाइननेस मॉडुलस निकालते क्यों है। फाइननेस मॉडुलस हम इसलिए निकालते हैं कि हम एग्रीगेट को एक
ग्रेड में डिफाइन करते हैं, एक ग्रेड दे देते हैं कि ये इस ग्रेड का है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव of finding finite modulus finding fineness modulus is to grade a given aggregate is to grade a given aggregate। मतलब जो एग्रीगेट आपका मिक्स रखा था उसको एक ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड की ये इस तरह का है, कोर्स में है, इसकी ये साइज है, तो उसको एक ग्रेड में हम डिफाइन कर देते हैं कि इस ग्रेड का है। इसीलिए हम फाइनेंस मॉडल क्या करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग फाइनेंस मॉडुलस इज टू ग्रेड ए गिवन एग्रीगेट फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्स economical mix and workability with quality of cement and workability with quality of cement। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फाइनेंस मॉडल निकालने का। क्यों क्या करता है, हम सीमेंट को एक ग्रेड, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अपनी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए कि आप देखते होंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक ग्रेड सिस्टम है, हमारे एजुकेशन में एक ग्रेड सिस्टम है। आपको ये बताया गया है कि आप 75% से ऊपर पाएंगे तो डिस्टिंक्शन होंगे, ठीक, 60% पाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन रहेंगे, यानी 60% से 74.99% के बीच में आप क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। 75 to 100 के बीच में कोई परसेंटेज आता है तो आप डिस्टिंक्शन पास होते हैं, ठीक। 60 से बिलो परसेंटेज आपका रहता है 45 से 60 के बीच में तो आपको सेकंड डिवीजन होता है, ठीक। उसके बाद तो वही ग्रेडिंग की गई ना, आप लोगों में ग्रेडिंग की गई, तो यही दिस इज अ ग्रेड डिफाइन करता है कि अच्छे ग्रेड का है। इसके साथ क्या होगा, आपका एग्रीगेट इकोनॉमिकल बनेगा, क्या बनेगा आपका, इकोनॉमिकल बनेगा। वर्केबिलिटी किसके साथ अच्छी होगी, विद क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अगर क्वालिटी ऑफ सीमेंट अच्छा है तो उसके साथ जो हमारा एग्रीगेट है, अगर उसका फाइनेंस मॉडल सही है उसके बीच में, तो एक अच्छा वर्केबिलिटी देगा, मतलब इजी टू वर्क, उसके साथ काम करना काफी मतलब इजी होगा, कॉम्पैक्शन इजी होगा, सारे कुछ होगा। वर्केबिलिटी एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि मैं बता रहा हूँ आपका नेक्स्ट यूनिट्स में है, इस पर हम पूरा लंबा डिस्कशन करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। आई होप कि एक पूरी यूनिट है इस पे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्केबिलिटी, टाइप टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी होता क्या है, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ईज टू वर्क, मतलब कि अब वर्क किसी भी मटेरियल की वर्केबिलिटी ये बताती है कि वो कितनी आसानी से उसके साथ काम किया जा सकता है, ईज टू वर्क, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस मॉडुलस। अब फाइनेंस मॉडुलस की एक रेंज है, कोर्स एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। कोर्स एग्रीगेट 20 mm का है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, क्योंकि उस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में फाइनेंस मॉडुलस लाई करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी दिक्कत है। अगर फाइनेंस मॉडुलस ज्यादा आ गया किसी चीज का तो वो क्या कंक्रीट क्या होता है, हार्श हो जाता है, काफी कठोर हो जाता है, ठीक। अगर फाइनेंस मॉडुलस का कम आ गया तो क्या होगा, बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। जो चीज इकोनॉमिकल, क्योंकि एज अ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर एक इंजीनियर हैं तो आपको समझिए मिनिमम आउटपुट देना है, ठीक है, मिनिमम इनपुट देना है और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ये एक आप इंजीनियर हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि मिनिमम इनपुट दीजिए, मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, ठीक है। तो वही चीज है, फिर वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो मैं आपको उसको एक टेबुलर फॉर्म बना रहा हूँ, तो आपको जिससे आइडिया हो जाएगा कि किसका रेंज कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक टेबुलर फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। उससे फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम साइज को देख लेंगे, फिर हम ये भी लिखेंगे उसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम साइज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट
ठीक, और फाइनेस मॉडुलस, ठीक। अब इसमें क्या, पहले मिनिमम और सेकंड वाला मैक्सिमम, ठीक। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने फाइन एग्रीगेट से, ठीक है। फाइन एग्रीगेट से ये साइज सब किस में होगा आपका, क्योंकि ये आर्बिट्री नंबर होता है, ऊपर भी नंबर और नीचे भी नंबर, तो इसे कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। पहले फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट ये होता है 2 और ये होता है 3.5, जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3.5। फिर आता है कोर्स एग्रीगेट, क्या आता है, कोर्स एग्रीगेट, ट्वेंटी mm साइज। कोर्स एग्रीगेटर का साइज क्या है, 20 mm। कोर्स एग्रीगेटर का साइज क्या है, 20 mm। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आती है, इसकी 6.9 आती है, ठीक, 6 से 6.9। अब कोर्स एग्रीगेट कितना साइज, 40 mm। दो तीन साइज के लिए डिफाइंड है, 40 mm के लिए क्या होना चाहिए, ये मिनिमम इसका 6.9 और मैक्सिमम 7, सॉरी 7.5, 7.5, ठीक है। और फिर कोर्स के लिए ही, कोर्स एग्रीगेट अगर 75 mm का साइज है कोर्स एग्रीगेट का, तो ये मिनिमम 7.5 और ये 8 मैक्सिमम साइज, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है किसकी है, फाइननेस मॉडुलस की है, ठीक है, फाइननेस मॉडुलस। देखिए कोर्स में तो मैंने दो तीन चीजें बता दी, आपको फाइन एग्रीगेट के लिए मैंने क्या बताया था, 2 और 3.5। इसके लिए मैं आपको एक टेबल और बनाऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको बताता हूं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये एक साइज हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा कोर्स एग्रीगेट को वो कर रहा हूँ, मैं फाइन को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स को एलेबोरेट किया तो मैं फाइन को और एलेबोरेट कर रहा हूँ। ये जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से, किसी भी इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सीधे वैल्यू है आपको रखने हैं। देखिए फाइन एग्रीगेट में भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फाइन मीडियम कोर्स, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में क्या हो सकता है, फाइन एग्रीगेट में जो हमारा सैंड आता है वो फाइन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और कोर्स सैंड भी हो सकता है। तो इसके लिए फाइन एग्रीगेट के लिए फाइन सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड के लिए वैल्यू है, ठीक है। तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, ठीक। इसकी वैल्यू जो होती है 2.2 से लेकर 2.6 तक लाई करती है, इसकी वैल्यू 2.6 से लेकर 2.9 तक लाई करती है, और ये 2.9 से लेकर 3.2 तक लाई करती है, ठीक। ये हमारा फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड है। किसका है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड, किसका है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड। फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड लाइज बिटवीन, the option is 2.6 to 2.9. The next question is what is the fineness module of a coarse sand, then the option is 2.9 से 3.2. so this is very important, note down.
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमको बस ये बताना है इसमें कि अगर एग्रीगेट का जो हम फाइनेंस मॉडुलस ज़्यादा आ गया, ठीक है, अगर एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस हमारा ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, और एग्रीगेट का हमारा फाइनेंस मॉडुलस कम आ गया तो क्या होगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक बार नोट कर लेते हैं। इफ द टेस्ट if the test of aggregates gives higher value of fineness modulus, higher value of fineness modulus, the mix will be harsh, the mix will be harsh, मतलब काफी जो हमारा मिक्स होगा काफी क्या कठोर हो जाएगा, हार्श। हार्श को हार्ड से भी आप लगा सकते हैं, हार्श एक टेक्निकल वर्ड हम इसमें यूज करते हैं, हार्श का मतलब कठोर से होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक। अब अगर इसी में इफ द टेस्ट ऑफ एग्रीगेट गिव्स लोअर वैल्यू, यहां क्या कर देंगे, लोअर वैल्यू ऑफ किसका, फाइनेंस मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स अनइकोनॉमिकल मिक्स, जो मिक्स होगा हमारा अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि अगर फाइनेंस मॉडुलस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फाइनेंस मॉडुलस कम हो गया तो क्या होगा। एक चीज़ आप इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने फाइन एग्रीगेट का, शायद मैं बताना भूल गया, फाइन एग्रीगेट का जो मिनिमम था और मैक्सिमम था, यानी मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 3.5, तो आप यहाँ देख लीजिए ये उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइन एग्रीगेट में क्या आएगा, सैंडी आएगा हमारा। अब सैंड का हमने कैटेगराइजेशन किया है यहाँ पे, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। अब आप ये देख लीजिए कि मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 3.5, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3.2 गया है और मिनिमम यहाँ पे 2.2 गया है, यानी ये विद इन द रेंज है। ये रेंज को आपको याद रखना है, और ये सैंड के लिए एक स्पेशल है जो कि आपको इस वैल्यू को याद रखना, ये वैल्यू कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीविंग क्या होती है, ठीक। सीविंग से फिर हमने फाइनेंस मॉडुलस को रिलेट किया, फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, हम क्यों निकालते हैं फाइनेंस मॉडुलस, कुछ वैल्यूज बताई मैंने कोर्स एग्रीगेट के साइजेस के लिए 20 mm, 40 mm, 75 mm के लिए मिनिमम मैक्सिमम साइज, फाइन एग्रीगेट के लिए बताया हमने, फिर हमने फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड के बारे में आपको फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू बताई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब जो अगली इसकी प्रॉपर्टी एग्रीगेट की उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।